Hey there everyone, my name is Kritika and I am your economics educator at ExamWorld। तो जैसा आपको पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। सो काइंडली फिल द फॉर्म्स टाइमली। लास्ट डेट 3rd of April है। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम बट डोंट वेट। एंड उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट, और उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं। सो आई एम हियर टू टेल यू व्हाट वर द मेजर एरियाज ऑफ फोकस ऑफ दीज एंट्रेंस एंड हु आई एम टू टेल यू। I am telling you just because I have experience of this examination. I have written this examination in 2022 and I have secured All India rank 7 in it. So हमने first part इस वीडियो का complete कर लिया था. First half of the paper we have completed in the last video and today we are going to do the last half of the paper. Okay. So in question number 51, like हमने 50 question कर लिए थे, अब हम question number 51 पर हैं. So the question says that which organization in India has been given a responsibility to monitor the progress of sustainable development goals? The correct answer is option C, Niti Aayog. Niti Aayog has this responsibility. Okay. Again one more इकोनोमेट्रिक्स क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, डिनोट किया। ओके, सो वेयर y is output, x2 is our labor and x3 is capital input. ओके, सो जैसे आपको पता है कि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को q इज इक्वल्स टू l k अल्फा बीटा इसके फॉर्म्स में दिखाया जाता है। इन्होंने बस नोटेशंस चेंज कर दिए, इकोनोमेट्रिक मॉडल में इसको रख दिया है। और आपको पता है कि अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए हमें क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे पावर क्या है, बीटा 1 एंड बीटा 2। सो सिंपली यू हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन that h0 is equals to beta 2 plus beta 3 is equals to 1. Okay. Now come up to question number 53. Question number 53 says that suppose that the budget equation is given by this px p1 x1 plus p2 x2 is equals to m. अगर government decided that to impose the lump sum tax of u, अगर u का टैक्स इम्पोज किया है एंड द क्वांटिटी टैक्स ऑन गुड 1 ऑफ t एंड द क्वांटिटी ऑफ सब्सिडी ऑन गुड 2, गुड 2 के ऊपर सब्सिडी मिल रही है और गुड 1 के ऊपर टैक्स इम्पोज हो रहा है और लमसम टैक्स भी इम्पोज हो रहा है, वो u नाम का हो रहा है। ठीक है, सो बजट लाइन का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो बजट लाइन है उसमें प्राइस ऑफ x, क्योंकि x1 के ऊपर यानी कि गुड 1 के ऊपर हमारा टैक्स लग रहा है, सो प्राइस 1 प्लस P1 प्लस T x1 प्लस P2 पर सब्सिडी मिल रही है तो ये कम हो जाएगा, P2 माइनस S x2 और लमसम टैक्स भी इम्पोज हो रहा है तो M माइनस U. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, यही है, यस, C वुड बी द करेक्ट आंसर. What will be the correct answer for this 54 question? The difference between M1 and M3 is, the correct answer is time deposit. हमें पता है कि this is the narrow money and this is the broad money, और इसके बीच का डिफरेंस यही होता है कि ये टाइम डिपॉजिट को नहीं इंक्लूड करता, बस इसको करता है। और वहीं अगर हम M4 की बात करते हैं तो ये टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट दोनों ही इंक्लूड करता है। ओके, द टारगेट इन्फ्लेशन रेट इन द मॉनेटरी पॉलिसी of RBI is based on CPI, Consumer Price Index. CPI जो RBI है वो CPI को टारगेट करता है, पहले WPI को किया जाता है बट एट प्रेजेंट CPI को किया जाता है। ठीक है, A risk averse individual is offered a choice between a gamble that pays 1000 rupees with a probability of 25% and 100 rupees with a probability of 75%. And or like this is the first case and the second case is एक श्योर पेमेंट उसको गिवन हो रही है 325 रुपीज़ की और डॉलर्स की। सो हमें ये चेक करना होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में से कौन सा बड़ा, एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम दिस गैम्बल और फ्रॉम गैम्बल
और expected utility from sure income. तो हमको क्या इसके लिए क्या जरूरत होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू की जरूरत होगी. तो लेट्स कैलकुलेट. Expected value is equals to our 25 multiplied by 1000, that would be 250 plus 75% of 100, that is 75, और उसके पास आएगा 325. तो जब उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 325 मिल रही है और श्योर पेमेंट भी यही है, तो वो ही विल बी इंडिफरेंट बिटवीन द गैम्बल एंड द श्योर पेमेंट. सो ही विल डेफिनेटली चूज दिस श्योर पेमेंट. ओके, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल अगर 375 आ रही होती इसकी करेक्ट आंसर, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. अभी उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पूछा हुआ है, काफी इजी है. द फंक्शन इज गिवन टू यू, वेरी बेसिक. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो हम विद रिस्पेक्ट टू x1 करते हैं dy बाय dx1. तो दैट वुड बी 3 to the 6 x1 square minus 11 x2, that would be 22, sorry, because 2 will be multiplied, and x1. सो क्या ये मैच कर रहा है? दिस इज करेक्ट. ओके, सो सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें ये 22 है. यू कैन लाइक मार्क इट, और इफ यू वांट टू वेरीफाई आप y के टर्म्स में भी कर सकते हैं. सो लेट्स डू y के टर्म्स में भी. ये तो हो गया हमारा. जब हम इसको x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पाएंगे कि इस टर्म में, बिकॉज इस टर्म में कहीं पे भी x2 नहीं है, दिस विल बी वैनिश्ड, और दैट विल बिकम माइनस 11x1 स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, it's 2, I think it's 2, yes, 3 2 जा 6 x2. okay, so this one is again correct. A option would be correct here. okay, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. द फंडामेंटल कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ ब्रिटन वुड सिस्टम वाज लिक्विडिटी प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स, क्योंकि गोल्ड की बैकिंग के लिए इतना गोल्ड अवेलेबल नहीं होता, और डॉलर की बैकिंग के लिए इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल थी नहीं, अदरवाइज there will be inflationary pressure in USA. So this is the reason why liquidity problem was there. Adjustment problem, again, that was also true, and confidence problem, because a lot of countries were facing that कि USA is not that reliable partner कि जिससे हम अपनी currencies को link कर सके. So the correct answer will be all of the above. okay, 59 क्वेश्चन देखते हैं. सपोज दैट द डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हाइल द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड. इफ द टैक्स इज इम्पोज्ड इन दिस मार्केट, हु एंड्स अप पेइंग इट. तो आपको बता दूं कि ये देखिए डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल है ना. सो दैट मीन्स जो डिमांड इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0, और एंड व्हाइल द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है विच इज पॉजिटिव. ओके, और अगर टैक्स इम्पोज होता है तो क्या होगा? तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है. दिस इज द फॉर्मूला, सप्लाई इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डिमांड इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू बायर्स बर्डन या कंज्यूमर्स बर्डन अपॉन सेलर्स बर्डन. इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दैट इज पॉजिटिव. अगेन ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर ये 0 आ जाएगा तो दैट विल बिकम इन्फिनिटी. ठीक है, और जब इन्फिनिटी ये हो जाएगा तो आप देखोगे कि बायर का बर्डन 100% होगा और सेलर का बर्डन 0 होगा, है ना. क्यों? अगर हम सेलर बर्डन फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड देन 1 अपॉन इन्फिनिटी वुड बी 0. सेलर बर्डन 0 होगा, बायर्स बर्डन इन्फिनिटी होगा. दैट मीन्स द होल ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी borne बाय द कंज्यूमर ओनली. So the correct answer would be B.
The market failure can occur when monopoly power exists in the market, markets are missing, और moral hazard and adverse selection, और all of the above. तो देखो आपको लग रहा होगा कि A would be the correct answer because markets are missing, ऐसा तो कभी होता नहीं है, but still that is also a cause. Sometimes markets are not available and because of that trade ही नहीं हो पाता. तो trade जब नहीं हो पाता है तो market failure consider किया जाता है. So all of the above would be the correct answer here. आगे बढ़ते हैं. इन शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज गेट स्मॉलर एज आउटपुट इंक्रीज. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्मॉल होती जाएगी. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व जो है वो ऐसा बनता है. तो जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होती जाती है, हर एक यूनिट बढ़ने पर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है. ठीक है. सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. Question number 62. The monopolist is operating at the output level where the elasticity of demand is 3. The government imposes quantity tax of it's $, okay, $6 per unit of output. If the demand curve facing the monopolist is linear, how much does the price rise? So again with the same logic, supply elasticity and demand elasticity. Okay, the correct answer would be 3. D would be the correct answer here. है ना. all the burden will be faced by the consumer because price जितना टैक्स बढ़ा है वो पूरा का पूरा वो प्राइस बढ़ा देगा सेलर, और सारा का सारा बर्डन जो है वो बियर करना पड़ेगा कंज्यूमर को. When the country has a comparative advantage in the production of goods, it means that the country can produce goods in fewer man hours than other countries. It has lower opportunity cost in production of the goods than the other countries, can produce a better quality of goods than the other countries, or uses better technology to produce the goods than the other countries. तो comparative advantage का मतलब ही होता है कि it has a lower opportunity cost. B would be the correct answer here. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. इट्स अगेन अ क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा है जो कि आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है. तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर है वो -1 से लेके 1 तक लाई करता है. तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है. सो हियर आर वुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 to 1. ओके, ये 0 to 1 लाई करेगा. तो द करेक्ट आंसर वुड बी 0 to 1, B. Opportunity cost version of comparative advantage doctrine was introduced by Hubler. C. Each day Rahul did the 3rd grade eat lunch at school. He likes only Twinkies. Twinkies is something to eat. Twinkies से T से डिनोट किया है and soda. तो हर रोज वो सोडा और ट्विंकीज को कंज्यूम करता है और उसका यूटिलिटी प्रेफरेंस ये गिवन है. अब आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द कॉप-डगलस यूटिलिटी फंक्शन, है ना, विद अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये कॉस्ट ऑफ ट्विंकीज है, प्राइस ऑफ ट्विंकीज है 2 रुपीज, और प्राइस ऑफ सोडा आपको गिवन है 5, और उसकी इनकम लाइक स्पेंडिंग ₹20 his mother gave him in order to maximize his utility. तो 20 उसका इनकम है. सो प्राइस लाइन विल बी 2t plus 5s is equals to 20. ओके, एंड एज यू नो दैट कि हमें पता है कि जो कॉप-डगलस यूटिलिटी फंक्शन है इसका जो MRS होगा, MRS वुड बी इज इक्वल्स टू y अपॉन x, यानी कि s अपॉन t, है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर प्राइस रेशियो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम pt अपॉन s ps. ठीक है. सो जब हम इसको इक्वेट कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि s इज अपॉन t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5. सो 5s इज इक्वल्स टू 2t. अब इस फॉर्मूले को 5s इज इक्वल्स टू 2t को हम इक्वेट करा देंगे इसमें, और हमें क्या मिलेगा, दिस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. t यानी कि ट्विंकीज वो 5 यूनिट कंज्यूम करेगा और सोडा वो 2 यूनिट कंज्यूम करेगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. अब क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं. ऑन वन डे अ बैंक हैड 18, 15, 13
12, 1, 3, 7, 14, 16 एंड 3 बैड चेक्स, ठीक है, उसको इतने बैड चेक्स मिलते हैं इसी 10 डेज में। तो आपको n की वैल्यू पता है, n इज इक्वल्स टू 10, और ये एक्साइज की वैल्यू दी हुई है, और आपको क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन n, ठीक है। तो ये रहा आपका मीन, और वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया So in this question number 67, in this question number 67, आपको n की वैल्यू क्या गिवन है, n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 10, और ये एक्स साइज की वैल्यू दी हुई है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस। ओके, सो आपको क्या फॉर्मूले यूज करने होंगे, मीन का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सिग्मा एक्स आईज का स्क्वायर अपॉन एन माइनस द होल स्क्वायर। ओके, तो जब आप इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है, क्योंकि देखिए इसमें हम आपको पता है कि एचडीआई को कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, एजुकेशन पर, और पर कैपिटा जीडीपी पर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये तो होगा, रियल जीडीपी भी होगा, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो एंड फर्टिलिटी रेशियो। फर्टिलिटी रेशियो इज नॉट बीइंग काउंटेड इन इट, ओके, सो दैट वुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन एडल्ट लिटरेसी रेट, ऑफ कोर्स लिटरेसी रेट विल बी द पार्ट ऑफ इट, है ना। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, तो हमें इलिमिनेट करना है इसमें सारे ऑप्शंस को, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, लेट ए बी अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये जो हमारा ए अल्फा ले लेते हैं, लेट्स से अल्फा बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल, और हमको ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी है बीटा टू डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, so that means probability of beta 2 minus delta plus minus delta is less than 2 beta is equals to 1 minus alpha. So this is a question of Chebyshev inequality and the correct answer would be D. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। In how many different ways a 6 tosses of a coin yield 2 heads or 4 tails? तो हमें सिंपल, एक बहुत सिंपल 6, अभी अगर 6 टॉस किए जा रहे हैं, सो H H H T T T ऐसा कुछ आएगा, है ना, कोई सैंपल स्पेस ऐसे बनेंगे, उनमें से हमें फाइंड करना है कि 2 हेड हो, बाकी सारे ये जो हो वो टेल हो, 2 हेड हो। तो हमें इन 6 में से 2 हेड चाहिए, तो 6 में से 2 हेड चाहिए। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल फाइंड 6 अपॉन 2 4 2, दिस विल बी फैक्टोरियल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल फाइंड 15 विद द करेक्ट आंसर, बी इज 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, द नेशनल इनकम मॉडल। आपको एक मॉडल गिवन है और उसमें पूछा है कि जी की क्या वैल्यू होगी। सो इन इकोनॉमिक्स द पैरामीटर जी डिफाइन क्या कर रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी का देखो इट्स लाइक अ स्लोप। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन।
अब ये फंक्शन को ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या लगाना है, इसमें कोशेंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हियर दिस वन। नोट ऑफ फ्रांकोइश क्यूजिनी इज एसोसिएटेड विथ क्विजनी का टैब्लू इकोनॉमिक साइको फिजियोक्रेट्स, इन सभी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। फिजियोक्रेट्स वाज द स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे पहले आए थे फिजियोक्रेट्स, ठीक है। तो टैब्लू इकोनॉमिक्स एंड द आइडिया ऑफ फिजियोक्रेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। Given this function q is equals to 100 minus 2p plus 0.00 y 0 y where q is the quantity demanded। अब आपको डिमांड कर्व गिवन है, डिमांड कर्व सिर्फ प्राइस के नहीं इनकम के टर्म्स में भी गिवन है, ठीक है। सो जब ऐसा आपको गिवन है तो प्राइस आपको गिवन है और इनकम आपको गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो आपको पता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दिस वुड बी द फॉर्मूला। ठीक है, सो वी नो द प्राइस, वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी, द क्वांटिटी विल बी, हम जब इन दोनों इनको पुट करेंगे इस फंक्शन में, so we will find 160 will be the quantity at this price and this income, okay। so we have calculate q। अब हम इस फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो we will find this 0.02, this will remain with us, multiplied by y की क्या वैल्यू है 5000 डिवाइडेड बाय 20, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी नॉट 20, इट्स 160 जो q की वैल्यू है, ठीक है। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 5/8, सो जो कि होता है हमारा 0.625, ओके। इन इंडिया whose farmers, those farmers are called marginal farmers who hold land up to 1 hectare, okay। Starting from autarky, no trade situation with Hexer-Rowland model, the country H is relatively abundant once trade begins. So, तो अगर ट्रेड स्टार्ट करता है, नो ट्रेड कंडीशन से वो ट्रेड में आते हैं और वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, सो एज पर द सैमुअल्सन हाइपोथेसिस जो वेजेस की प्राइसेस होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वेज बढ़ जाएंगे, और रेंट जो है, क्योंकि जो कैपिटल इंटेंसिव वर्क है वो नहीं हो रहा है, सो रेंट की प्राइसेस घट जाएंगी। सो वेज शुड राइज एंड रेंट शुड फॉल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched in the year 2018. It's a very factual question, but still they ask you. The density function of the random variable is given by, आपको ये density function given है और आपको probability find करनी है, so you have to calculate the PDF of it। और क्या उसका फॉर्मूला होगा, 0 से लेके 1/4 तक की लिमिट पर आपको इस फंक्शन को, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो आपको इंटीग्रेट करा देना है और वैल्यू रख देनी है और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा सी। क्लियर? द मेन डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा इज, टैरिफ और कोटा के बीच में क्या डिफरेंस है? द कोटा रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट मोर देन अ टैरिफ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। द टैरिफ राइजेस द प्राइस ऑफ इंपोर्ट मोर देन अ कोटा। No. The quota does not harm the domestic consumers. No. The tariff generates government revenue. Why the quota does not? Yes, this is true. D is the very correct answer. Question number 80. Dearness allowances the central and state government employees is revised according to consumer price index.
सो जो डीए यानी कि सारे डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सीपीआई के थ्रू एडजस्ट किए जाते हैं। जो पे कमीशंस होते हैं सारे के सारे वो भी आपको सीपीआई के बेसिस पर ही एडजस्ट करके मिलते हैं, जिसको हम वेज इंडेक्सेशन या सैलरी इंडेक्सेशन बोलते हैं। The model where the value of y depends only on its value in the previous time periods and the random error term is AR1 model. Okay. 82 question. Blank is the ability of the firm to design, produce and market goods and services that are better or cheaper than those of the other firms. तो ये कैसे हो पाता है? कॉम्पिटिटिवनेस के कारण। अगर वो कॉम्पिटिटिव फर्म है तो वो कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी। सो द कॉम्पिटिटिवनेस, नॉट प्रोटेक्शनिज्म, नॉट कंपैरेटिव एडवांटेज, नॉट इंटरवेंशनिज्म। According to Economic Survey of India 2021-22, the investment to GDP ratio in 2021 was 29.6%. So factual question, however इतनी डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है. So in case you have had a look at economic survey, that's fine. Otherwise a lot of people is going to mark it wrong. So in ऐसे questions में आपको क्वेश्चंस में से मार्क्स कटने से बचाने होते हैं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग को प्रोटेक्ट करना होता है. तो नेगेटिव मार्किंग आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? बाय नॉट अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चन. इफ यू डू नॉट नो द फैक्चुअल डेटा, डोंट गो फॉर इट. ईगो अटेम्प्ट्स नहीं करने कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना था. इट्स ओके टू लीव द क्वेश्चन इवन दो यू स्कोर समवेयर अराउंड 60% इन द पेपर, यू विल बी इन. लेकिन नेगेटिव्स होने से बचाना है. नेगेटिव्स एक बड़ा खेल कर देता है. ठीक है, अभी हमको एक फंक्शन गिवन है और जिसका हमको डिफरेंशिएशन का निकालना है. सो इट्स वेरी इजी. dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3x square minus 13 the whole square. So the correct answer will be the no option is matching. There must be 6, so that would become 18. Okay, so the correct answer would be A here. Okay. Clean environment cess is imposed on production of coal. It's again a factual question that I could not mark it in the paper. In the regression model, अगर आपको ये given है, which is a AR1 methodology, where -1 से +1 रो की वैल्यू जा रही है. So rho is correlation coefficient. Of course it is. It's a first order correlation coefficient. This is also true. The coefficient of autocorrelation at lag 1, yeah, because lag 1 का वो दिख रहा है. So yeah, that is also true. So all of the above, option D would be the most appropriate here. Okay. Who among the following is credited with the first drawing attention of trade creation and trade diversion? तो बेला बेलासा का नाम आपने सुना होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, बट नो, जैकब वाइनर वाज द पर्सन हु पुट द अटेंशन ऑन ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्शन. A good can be produced in a competitive industry at the cost ₹10 per unit. There are 100 consumers are each willing to pay 12 rupees each and consume a single unit of good. If the government imposes tax of 1 rupees on the good, what will be the dead weight loss? तो देखिए, इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कंज्यूमर आर विलिंग टू पे 12 रुपीज. ओके, दे आर विलिंग टू पे. तो अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा रही है और उसके कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो प्राइस बढ़ के 10 से 11 हो जाएगी. 10 to 9 + 1 that would be 11 हो जाएगी. बट स्टिल ऑल द 100 कंज्यूमर्स आर स्टिल विलिंग टू बाय इट. सो इसमें क्वांटिटी रिडक्शन नहीं हुआ और कोई भी सरप्लस भी गेन नहीं हुआ किसी को भी अदर देन गवर्नमेंट. सो यहाँ पर द डेड वेट लॉस होगा, उसकी क्वांटिटी होगी 0. ओके, सो लॉजिकली आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. फाइनेंशियल ड्यूलिज्म वाज गिवन बाय मिंट.
Let's come up to the question number 90. Question number 90 says that अगर S1 आपको ये गिवन है, S2 आपको ये गिवन है, S3 आपको ये गिवन है और S4 आपको ये गिवन है, तो which of the following statement is correct? S1 belongs to S2. S1 में क्या क्या आ रहा है? 2 4 6. क्या S2 में 2 4 6 सारे आ रहे हैं? नहीं, इसमें 2 और 6 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, so that would be incorrect. ठीक है. 4 belongs to S4. 4 does not belongs to S4. So 4 does belongs. तो ये तो गलत हो जाएगा. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड ऑप्शन है हमारा this S4 will be the subset of S1, or simply we can say that कि S1 is the superset of S4. तो दिखाई दे रहा है कि 2 और 4 जो सारे एलिमेंट्स S4 के हैं वो S1 में भी लाई कर रहे हैं, so that is the correct option. ठीक है, and this is again not true. Question number 91. As per the Economic Survey 2021 and 2022, India's real GDP for the financial year 2022-23 is expected to grow. अब यहाँ पर expected growth आपसे पूछ ली गई है. So that was 8 to 8.5%. इसलिए मैंने कहा था कि expected जो डेटाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. मैंने अपना इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो बनाया उसमें जो सारे इम्पॉर्टेंट डेटाज एंड फैक्ट्स थे फ्रॉम दैट बल्की डॉक्यूमेंट आई हैव कंपाइल्ड इट इनटू शॉर्ट. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट. ओके, इन द सोलो ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो. अगर आपने सोलो मॉडल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैपिटल लेबर रेशियो जिसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, इसने सारा खेल कर रखा है. द इनवर्स ऑफ दिस. सो देखिए, इनवर्स ऑफ दिस अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा. आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं. पहला होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है एडजॉइंट के थ्रू. तो आप सिंपली इसको ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से. एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके ट्रांसपोज इसके जो माइनर्स हैं, इसकी जो माइनर्स है, लेट्स फाइंड द माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट. दैट वुड बी 0, दैट वुड बी 2 और दैट वुड बी 1 एंड दैट वुड बी 3. सॉरी, दैट वुड बी 1 एंड दैट वुड बी 2. ये हमारे माइनर्स हो गए. कोफैक्टर मैट्रिक्स हम जब इसको फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे आ जाएगा 0, -1, -2, 3. और इसको जब हम ट्रांसपोज कर देंगे सो वी विल गेट द करेक्ट एडजॉइंट. सो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे सो वी विल गेट 0, -1, -2 एंड 3. ठीक है, सो दैट वुड बी द एडजॉइंट. ओके, और अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. दिस इज माइनर, दिस इज कोफैक्टर. ठीक है, दिस इज एडजॉइंट. डिटर्मिनेंट 3 minus 0 minus 2, दैट इज -2. तो जब हम इसमें इसको पुट करेंगे तो हम पाएंगे कि दैट वुड बी द करेक्ट आंसर बी. अगर हम इसके हर एलिमेंट को -2 से डिवाइड करा दें तो हमें क्या मिलेगा, -2, दैट वुड बी 0, दैट वुड बी that would be 1 and that would be -half, no not minus, sorry, +half and -3/2. So the correct answer will be B. Okay, which of the following items are not covered under GST? GST के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, गोल्ड्स एंड ज्वेलरी नहीं है. खैर अभी बाद में गोल्ड के ऊपर वो लगने लगा है. इलेक्ट्रिसिटी भी उसके जीएसटी के कन्फाइनमेंट में नहीं आती है और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी नहीं आता है. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 95.
Who among the following called trade as hind median of growth? So this is the question that you will find in the previous year questions of UGC NET examination, and the correct answer is B, Irving B. Kravish. Question number 96. It's a very interesting question, I must say. देखिए, आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है जो कि कंटिन्यूअस है, और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ई ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी इट्स लाइक इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity ये फंक्शन गिवन है, सो 0 to infinity e to the power 3x, that would be like gx multiplied by ex, sorry px, f of x. तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो वी विल फाइंड e to the power 3x by 4 multiplied by e to the power minus x. और जब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, एज यू नो बेस सेम है, पावर्स और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो विल गेट e टू द पावर माइनस x बाय 4। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे माइनस ऑफ 4 e टू द पावर माइनस x, और इसके ऊपर हमारी लिमिट लगी रहेगी इन्फिनिटी टू 0। और जब हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4 0 minus minus 1, and that would be -4 multiplied by -1, and this is equal to 4. So the correct answer will be 4 here. Okay. Question number 97 देखते हैं. The absorption approach is analyzed by the balance of payment is formulated by. Absorption approach was given by Sidney Alexander. Okay. Question number 98. We are almost about to finish. तो क्रेमर्स रूल, यूज क्रेमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें क्रेमर्स रूल के लिए क्या करना होता है, हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है उसको हमें इस फॉर्म में लेकर आना होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, अननोन्स की वैल्यू x1 एंड x2, और कांस्टेंट हमारे लिए गिवन है 30 एंड 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अगर x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पहला कॉलम जो है इस कॉलम को रिप्लेस करा देना है इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम से इसको रिप्लेस करा देंगे, दैट वुड बी 30 एंड 8, और हम पाएंगे इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट वुड बी 140। ठीक है, और उसको डिवाइड करा देंगे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 5 3 6 -2 की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उससे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -28, दिस विल बी -140। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 5। ठीक है, और x2 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली वो फर्स्ट कॉलम को सेम रखना होगा, सेकेंड कॉलम को हमें चेंज करा देना होगा। ठीक है, तो ये हम जब इसका वो लेंगे तो हमें मिलेगा दैट वुड बी आर 84 डिवाइडेड बाय 28, तो जो कि करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए 3। सो इन द ऑप्शंस वी कैन सी ऑप्शन सी, नो ऑप्शन ए इज करेक्ट, x1 is 5 and x2 is 3. Okay. Question number 99. Food grain production in India in the year 2019 and 20 was about 295 million metric ton. Okay. देखो आपको इतना सारा डेटा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वाज द पेपर आस्क्ड इन 2022 और 2022 में वो 2019-20 का डेटा पूछ रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर ये इतना डीप डेटा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट टू मग अप दैट मच ऑफ डेटा। ऑफ कोर्स यू हैव टू मग अप अ लॉट ऑफ स्टफ बट नॉट इन इतना ज़्यादा डेप्थ। ठीक है, जो बेसिक वो हैं उनको आप याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स
in which year for the first time population census was conducted in India? So the first option A is correct. 1881 में पहली सेंसस कंडक्ट हुई थी और उसके बाद हर साल कंटिन्यूसली हमारे देश में 10 ईयर्स के गैप में पॉपुलेशन सेंसस होती है. इट वाज अनट्रू कि कोविड के केस के कारण 2021 की जो सेंसस है वो नहीं हो पाई है एंड वी आर स्टिल यूजिंग द डेटा ऑफ 2011 सेंसस. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करते हुए. देखा आपने कि कितना इजी पेपर होता है और बस आपके लिए ज़रूरत क्या है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा. जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक मेमोरी भी बन जाएगी फैक्ट्स को लेके और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल्स. समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आर ट्रिकी, समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आर सो ईजी. So if you solve them, then only you can learn how to solve. Okay, so stay tuned. ऐसे ही हम और भी ज़्यादा solutions के videos लाते रहेंगे जो कि अक्सर नई बात किए जाते हैं और मैं आपको बताती रहूँगी about important topics. So kindly subscribe this channel. Stay tuned and हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम का उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए. लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एट द सेम टाइम link is also given in the description about the course that I am teaching for CUET PG MO Economics entrance that you can enroll for just for the fees of 4,500 rupees. So you can enroll. I will be helping you in each and every concept. आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और आपके अनलिमिटेड डाउट सॉल्यूशन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.